नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और आज बात शुरुआत करूंगा ये कहने से कि उनके आने से आ जाती है चुनाव में रौनक। उनके आने से आ जाती है चुनाव में रौनक। शायद उनमें बात ही कुछ ऐसी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी की और बात कर रहा हूँ राहुल गांधी के बिहार चुनावी रण में उतरने की। हमारे बिहार के भाई बहन रउरा के छठ के हार्दिक बधाई। रोरा सबके मिलके बिहार के अस्मिता के वापस लावे के बाद बिहार के एक बार फिर से देश के नंबर 1 पहुंचावे। जी हाँ, आखिरकार रविशंकर प्रसाद खास करके बीजेपी के नेता और बीजेपी के और भी नेताओं को मैसेज मिल ही गया होगा, बहुत से लोगों को मैसेज मिल गया होगा कि राहुल गांधी कल से बिहार के रण में उतर रहे हैं और उसके एक दिन बाद उनकी बहन प्रियंका गांधी भी रण में उतर रही है। मैंने स्पेशली रविशंकर प्रसाद और बीजेपी का नाम इसलिए लिया कि वो सवाल पूछ रहे थे, बाकायदा सवाल पूछ रहे थे कि राहुल गांधी कहाँ गायब है। और अक्सर आपने देखा होगा कि सवाल वही पूछता है, किसी की जानकारी वही हासिल करना चाहता है, या तो वो शख्स उससे बेहद मोहब्बत करता है या उस शख्स से बेहद डरता है। मोहब्बत करता है तो इसलिए जानना चाहता है कि मेरा महबूब कब आ रहा है, मैं मिलना चाहता हूँ, या वो इंसान पता करता है जो डरता है ताकि उसके आने की खबर मिलने से पहले वो अपना इंतज़ाम करके रखे। तो अब ये रविशंकर प्रसाद और बीजेपी को जानना है कि वो राहुल गांधी से मोहब्बत करते हैं या डरते हैं। मोहब्बत तो नहीं करते, लेकिन इतना ज़रूर है, जैसे मैंने शेर में कहा कि जब तक चुनावी रण में राहुल गांधी ना उतरे तो चुनावी रण का मज़ा नहीं आता। वो वक्त बदल गया। पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पूरा वक्त बदल गया है। जब तक राहुल गांधी चुनावी रण में नहीं उतरते हैं, ऐसा लगता है कि चुनाव थोड़ा फीका फीका सा है। उससे पहले ये खिताब मोदी जी के नाम हासिल था। मोदी जी अपने लच्छेदार बातों के लिए मशहूर था, लेकिन अब इतनी रिपीट हो चुकी है उनकी बातें। अब वो जब भाषण देते हैं मोदी जी, लोग पहले ही समझ जाते हैं कि मोदी जी क्या क्या बोलने वाले हैं और कब कब कैसे बोलने वाले हैं। लेकिन राहुल गांधी का इंतज़ार कांग्रेस को तो रहता ही है, इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लगता है बीजेपी और उनके लोगों को इंतज़ार रहता है कि राहुल गांधी अब कैसा वार करेंगे, राहुल गांधी अब कौन सी ऐसी बात बोलेंगे जिसे हमें हुक्म आ जाएगा कि अब इस बात को खींचना है, रबड़ की तरह खींचना है। इसलिए राहुल गांधी के बारे में ज़रा इंतज़ार उनका ज़्यादा रहता है। तो इंतज़ार ख़त्म हुआ, राहुल गांधी बिहार के रण में उतर रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं कल माफ़ कीजिएगा, मुजफ्फरपुर और दरभंगा की रैली से। लेकिन कहते हैं राजनीति में नेता वही बड़ा जिसके पहुंचने से पहले पहुंचने की खबर से ही गर्दा उड़ जाए, यानी धमक ऐसी हो कि चीज़ें हिल जाए। राहुल गांधी का बिहार पहुंचने से पहले ही दरअसल वहां पर वाकई में उनकी धमक पहुंच चुकी है। खबर बड़ी सॉलिड है कि बीजेपी चाह रही है कि प्रधानमंत्री बिहार में कम आए। जैसे हरियाणा चुनाव में एक कोशिश की गई थी कि मोदी जी को कम उतारा जाए, बिहार में भी मोदी जी को बीजेपी कम उतारना चाहती है, जबकि बिहार में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है जिसके नाम पर वो चुनाव लड़े। उसके बावजूद मोदी जी को कम उतारना चाहती है। वजह यह है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है, आशंका है कि ये जो सर्वेज बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, इसमें जिस तरह से महागठबंधन को आगे जाते हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी को हार नज़र आ रही है। और बीजेपी कुछ भी अफोर्ड कर सकती है, लेकिन हार का सेहरा मोदी जी के सिर बंधे ये कभी अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए शायद मोदी जी को एडवांस में दूर रखने का एक आइडिया दिया गया है और राहुल गांधी उतर रहे हैं। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी अब लगातार कम से कम 12-14 महारैलियां वहां पर करेंगे। तेजस्वी के साथ भी करेंगे, अकेले भी करेंगे, दोनों तरह की रैलियां करेंगे। तो निशाने पर मोदी जी रहेंगे, निशाने पर उनके जो है अभी हाल फिलहाल में जितने भी उन पर प्रहार हुए, निशाने पर चुनाव आयोग रहेगा, सब कुछ रहेगा, वोट चोरी रहेगा। मोदी जी के लिए कहीं जवाब देना थोड़ा मुश्किल ना हो जाए, इसलिए मोदी जी को दूर रखा जा रहा है। पहली धमक तो राहुल गांधी के आने से ये मिलती है।
दूसरी, राहुल गांधी के आने से दूसरी धमक ये मिली कि जो इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में उनके सहयोगी है, खास करके आरजेडी, उन्हें भी अब 2-3 दिन में, 4 दिन में ही ये बात समझ में आ गई कि भैया बिना राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या बिना कांग्रेस के इन बड़े चेहरों के आसान नहीं है जीतना। ज़रूरत है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनका, और उनका आना कितना ज़रूरी है। तीसरा, राहुल गांधी ने जो बिहार में स्लीपर सेल ने पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी की स्थिति खराब करने की कोशिश की थी, उस कोशिश को एक झटके में राहुल गांधी ने धराशायी कर दिया, या यूं कहे अब उस पर पानी फेर दिया। अब वो स्लीपर सेल कौन थे, ये जरा हम चुनाव के बाद बात करेंगे। चुनाव के बीच में बात करना ठीक नहीं रहता, लेकिन जिस तरह से कृष्णा अल्लावारू, जो राहुल गांधी के खासम खास वहाँ भेजे गए थे, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई या उनके खिलाफ एक साजिश रची गई, और सब लोगों को जिस तरह से वहाँ एक इमेज पहुँचाई गई कि अल्लावारू ने टिकटें बेची है या भ्रष्टाचार किया है, और उसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें उसकी सज़ा भी दी है, उसको राहुल गांधी ने एक झटके में साफ कर दिया। राहुल गांधी ने साफ संदेश दे दिया कि बिहार में कृष्णा अल्लावरू थे, हैं और रहेंगे। और देखिए, राहुल गांधी की जो पॉलिटिकल समझदारी है वो कितनी मैच्योर हो गई है। अब उन्होंने इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रभारी पद से उन्हें हटाया ज़रूर, कृष्णा अल्लावरू को, लेकिन सोचिए तो सही, बनाया किसको? उनकी जगह बनाया उन्हीं के चेले को। जी हाँ, कृष्णा अल्लावरू की रिकमेंडेशन पे ही मनीष शर्मा को अगला प्रभारी बनाया गया है, यानी कृष्णा अल्लावरू के ही आदमी को बनाया गया। दूसरा, राहुल गांधी के बिहार में जो भी अब तक प्रोग्राम है, ये आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। पहले मैं आपको प्रियंका गांधी के प्रोग्राम दिखाता हूँ। प्रियंका गांधी 1 तारीख से बछवाड़ा, बेलदौर, 3 को लखीसराय रोसड़ा, 6 नवंबर को गोविंदगंज और चनपटिया, और 8 नवंबर को कड़वा और कस्बा में रैलीज करेंगी। और राहुल गांधी देखिए 29 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर और दरभंगा से शुरुआत करेंगे, 30 को बरबीघा नालंदा, 2 को खगड़िया, 4 को पूर्णिया और बहादुरगंज, 5 को औरंगाबाद और वजीरगंज, 7 को फरबिसगंज और बरारी। ये सब वो जगहें हैं जो कृष्णा अल्लावरू ने फाइनलाइज की हैं। जी हाँ, राहुल गांधी कहाँ सभाएं करेंगे और कहाँ उन्हें जॉइंट सभाएं करनी तेजस्वी के साथ, ये सारा प्रोग्राम कृष्णा अल्लावरू ने फाइनलाइज किया है। और कृष्णा अल्लावरू ने उन्हीं जगहों को चुना है जहां पर कांग्रेस की जीत के या फिर महागठबंधन की जीत के ज़्यादा चांसेस हैं। प्रियंका गांधी का प्रोग्राम भी ऑलमोस्ट उन्हीं ने फाइनलाइज किया है। और उसके बाद देखिए, इतना कुछ उस शख्स के खिलाफ सारा खेल हुआ। मैंने भी एक वीडियो बनाया। मैं मानता हूं कि शायद उस वीडियो में मेरे से भी कुछ गलती हुई है, जो कृष्णा अल्लावरू के बारे में मैंने बोला। इसमें कोई वो नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं मानने में कि शायद मैं थोड़ा प्रीमेच्योरली कह गया कृष्णा अल्लावरू के बारे में। चीज़ें तब तक मुझे पहले पता नहीं थी, पहले पता करनी चाहिए थी, फिर बोलना चाहिए था। पर मैंने भी गलती की, मैं मानता हूँ। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो शख्स कितना डाउन टू अर्थ है, इसकी एक झलक देखिए। संगठन में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनकी उम्मीदें रहती हैं और टिकटों में उम्मीदें रखते हैं। कुछ सीटें नहीं मिलती हैं, और जो सीट मिलती है उसमें हम एक ही व्यक्ति को टिकट दे पाते हैं। तो टिकट बंटवारा जब भी होता है किसी भी चुनाव में, किसी भी पार्टी में, किसी भी प्रदेश में, नाराज़गी रहती है। हमारे कुछ कार्यकर्ताओं की नाराज़गी जायज़ है, तो ये हर बार होता है, और इसको हम पार्टी के लेवल पे कृष्णा अल्लावरू पर किसी और दिन एक डिटेल में ज़रा वीडियो बनाऊंगा कि कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ ये जो साजिश रची गई, कैसे रची गई, क्यों रची गई, और कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। और क्या वजह है, सबसे बड़ी बात है कि वजह क्या है कि कृष्णा अल्लावरू को घेरा गया। और कृष्णा अल्लावरू, देखिए, आदमी जब सच्चा होता है ना, तो आदमी किसी से डरता नहीं है, झूठा आदमी डरता है। आपने वो वीडियो देखा होगा जब कृष्णा अल्लावरू को एक कांग्रेस का नेता गाड़ी में बैठते वक्त रोकता है और कहता है आपने वोट टिकट चोर, बिहार छोड़, ऐसा कुछ बोलता है, सारी बात सुनता है। और कृष्णा अल्लावरू जितनी शांति से उस शख्स को सुन रहे थे ना,
वो उस वक्त अगर आप बॉडी लैंग्वेज समझते हैं तो कृष्णा हल्लूर के चेहरे के हाव भाव देखिएगा, आपको वहीं समझ में आ जाएगा कि ये आदमी समझ रहा है कि क्या खेल चल रहा है और क्यों उसके खिलाफ एक खेल चला जा रहा है। खैर, वो बात करेंगे दोबारा। लेकिन अब जो चौथा, जो राहुल गांधी के पहुंचने से पहले जो मैंने कहा कि धमक पहुंची है, एक चीज़ और दिख रही है बिहार में। बिहार में कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। बिहार में राहुल गांधी के पहुंचने से पहले कांग्रेस रणनीति बदलना चाह रही है, और अब इस रणनीति के तहत जब पता लग रहा है कि मोदी शायद बिहार में कम आएंगे या बीजेपी पर हमला करने के से ही काम नहीं चलेगा, तो स्ट्रैटेजी बदलते हुए कांग्रेस ने, मुझे ऐसा लगता है कि अब निशाना ज़्यादा नीतीश कुमार को बनाना शुरू कर दिया है। उसकी एक वजह है, बहुत सोची समझी वजह है, कि अगर नीतीश हारते हैं तो खतरा दिल्ली की मोदी सरकार पर भी मंडराता है। बिहार के पास दिल्ली की सत्ता की कुंजी है। दिल्ली में अगर बीजेपी हारी, और बीजेपी को हारना इसलिए जरूरी है कि बीजेपी अगर जीतेगी इसका मतलब जेडीयू हारेगी, और जेडीयू हारेगी और जेडीयू नहीं जीतेगी, दोनों ही परिस्थिति में जो है दिल्ली की सत्ता सुरक्षित नहीं है। कम शब्दों में इसको ऐसे समझिए कि बीजेपी को हराना है तो उसकी कुंजी जो है वो बिहार में है। बिहार में बीजेपी को हराइए, दिल्ली से भी बीजेपी चली जाएगी। अब कन्हैया कुमार ने एक लाइन में साफ साफ बता दिया, और यही स्ट्रैटेजी मुझे लगता है कांग्रेस ने अपनी बदली है। अब नीतीश कुमार को ज़रा चुनिए, और नीतीश कुमार को अगर जितना नुकसान महागठबंधन पहुंचा सकता है, उतना ही नुकसान उतना ही खतरनाक मोदी सरकार के लिए दिल्ली में हो सकता है। ये बात तय है, इसमें कोई शक नहीं कि अगर नीतीश कुमार बिहार से निपट गए तो वो केंद्र के साथ ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। ऐसी हालत में अगर उन्होंने अपनी बैसाखी खींच ली तो चंद्रबाबू नायडू भी थक हार के एक वक्त में अपनी बैसाखी खींच लेंगे। इसलिए जो कन्हैया कुमार दावा कर रहे हैं उसमें कहीं कोई सच्चाई नज़र आती है। लेकिन मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। कन्हैया कुमार का यह बयान राहुल गांधी के बिहार पहुँचने से पहले आता है। इसको समझ लीजिएगा कि राजनीति में टाइमिंग का बड़ा खेल होता है। एक दिन पहले कन्हैया कुमार ये बयान दे रहे हैं और अगले दिन से राहुल गांधी इलाके में पहुंच रहे हैं, चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार अब वहां रहेंगे। इसका मतलब सीधा है कि अब आपको कांग्रेस के प्रहार में मोदी शाह तो राहुल गांधी के प्रहार में दिखेंगे, क्योंकि जो नीतीश कुमार है उन पर ही अगर राहुल गांधी अपना फोकस रखेंगे तो वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला तो मोदी से है। राहुल गांधी के भाषणों में आपको मोदी, शाह और बीजेपी नजर आएंगे, बीच में नीतीश का जिक्र भी होगा, लेकिन निचले स्तर पर कांग्रेस अब नीतीश को काटने में ज़्यादा जोर लगाएगी। और साथ ही एक मैसेज और क्लियर है राहुल गांधी के आने से पहले ही, कि जहां पर भी सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट है ना, जो फ्रेंडली फाइट जहां कहा जा रहा है कि गठबंधन के आपस में फ्रेंडली फायर कर रहे हैं, वहां बिल्कुल साफ है, चाहे कोई मजबूत हो, कांग्रेस का हर नेता कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने के लिए ही काम करेगा। हमें वो सीट किसी भी तरह से निकालनी है। अब आपको उदाहरण के तौर पे दिखाता हूँ। अभी जो फ्रेंडली फाइट है, फ्रेंडली फाइट का स्टेटस क्या है, देखिए ये आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीर है जहाँ पर फ्रेंडली फाइट्स होनी है। अब इन फ्रेंडली फाइट में, अब इस फ्रेंडली फाइट में जो सीट हैं, देखिए जैसे राजा पाकर सीट है, यहाँ कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने है। पिछली बार ये सीट कांग्रेस के पास थी, तो कांग्रेस किसी हाल में ये सीट जाने नहीं देना चाहती। नरकटियागंज में आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है। पिछली बार बीजेपी ने ये सीट जीती थी, इस बार बीजेपी को फायदा ना हो इसका ध्यान रखा जाएगा। करघर में कांग्रेस और सीपीआई फिर आमने सामने है, जबकि पिछली बार की सीट ये कांग्रेस के पास थी। मुझे नहीं मालूम लेफ्ट फिर क्यों यहाँ पर दावा ठोक रहा है। चैनपुर में आरजेडी वर्सेस वीआईपी है, जहाँ पर बीएसपी पिछली बार जीती थी। वैशाली में आरजेडी वर्सेस कांग्रेस है और विनर पिछली बार जेडीयू थी। जेडीयू से ये सीट छीनना बहुत बड़ी प्रायोरिटी है कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस को लगता है वैशाली में वो आरजेडी से ज़्यादा मजबूत है।
फिर गौड़ा बुरहाम है जहां आरजेडी और वीआईपी आमने सामने है, पिछली बार वीआईपी के पास सीट थी। कहलगांव में आरजेडी वर्सेस कांग्रेस है और पिछली बार बीजेपी के पास थी। इस बार बीजेपी को फिर लगेगा कि इनकी आपसी लड़ाई में शायद बीजेपी को सीट मिल जाए और यहाँ हो भी सकता है यहाँ, क्योंकि मामला टाइट है। सुल्तानगंज आरजेडी वर्सेस कांग्रेस, पिछली बार जेडीयू ने जीती थी, इस बार जेडीयू से छीनना चाहेगी। और ये देखिए सिकंदरा सीट है आरजेडी वर्सेस कांग्रेस और यहाँ ये हम के पास सीट थी। यहाँ पर भी कहा जाता है कि कांग्रेस की दावेदारी ज़्यादा मजबूत है, ये सीट कांग्रेस को जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी आरजेडी ने उम्मीदवार उतार दिया। यहाँ भी कांग्रेस अपने लिए ही लड़ेगी और बछवाड़ा में भी कांग्रेस वर्सेस सीपीआई है, ये पिछली बार बीजेपी के पास सीट थी, इसमें भी मामला टाइट है। तो ये सारी सीटें हैं जहाँ पर एक फ्रेंडली फाइट है और इन फ्रेंडली फाइट में ना दोस्ती यारी सब गठबंधन सब घर में, यहाँ पर तो अपने लिए लड़ने के क्लियर संदेश है। यानी कि बिहार को 2030 में सबसे बड़ी जो वन ऑफ द मतलब अगर कंटेंशन सत्ता के लिए पार्टी को इस लेवल तक पहुंचाना है, चौथे नंबर पर नहीं रखना, ये सबसे बड़ा और साफ संदेश है राहुल गांधी का कृष्णा अल्लावरू को कि 30 में कांग्रेस अकेले के दम पर सत्ता की दावेदार होनी चाहिए, इस लेवल तक पहुंचाना है। इसलिए अल्लावरू को फ्री हैंड दिया था और यही फ्री हैंड उन स्लीपरों को चुभा और उन स्लीपरों ने साजिशन एक अल्लावरू को बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन राहुल गांधी ये चीज़ अब बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि कांग्रेस में खेल क्या हो रहा है, कैसे उनके लोगों को नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है। वो इस खेल को समझते ही इस खेल को पलटने में ऑलरेडी प्लान भी रखते हैं। यही प्लान भी उन्होंने बिहार में भी लागू किया है। अब देखते हैं कि इस चुनाव प्रचार के दौरान क्या मोमेंटम बनता है और बाकी 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे उसके बाद बहुत सी चीज़ें खुलेगी। उसके बाद मैं भी आपको बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूं जो फ़िलहाल मेरे पास मटेरियल है, लेकिन इंतज़ार 14 नवंबर को है जब बिहार के नतीजे आएंगे, तब तक इंतज़ार कीजिए। फ़िलहाल वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लाइक करने से हमें बहुत मदद मिलती है। आपसे 2 ही गुजारिश हमारी होती है, एक लाइक ज़रूर लाइक बटन दबा दिया कीजिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ये 2 चीज़ें हमें बहुत मदद करती हैं। और अगर आपको वीडियो में अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में आपकी राय जो होती है वो हमें ज्ञानवर्धन हमारा करती है, हमें मदद करती है, नए वीडियोस बनाने के नए आइडियाज़ देती है। तो इसलिए आपसे कमेंट करने की गुजारिश करते हैं। नमस्कार।